हेलो दोस्तों, बुक बीट्स में आपका स्वागत है। यहाँ किताबें बोलती हैं और आप सुनते हैं। हमारा मस्तिष्क और मन कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे हम अपने मन के जरिए अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं। जैसे जैसे हमारे विचार और भावनाएं बदलती हैं, वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क की संरचना भी बदलती है। वैज्ञानिक शोध ये दिखाते हैं कि जो भी चीजें हमारे ध्यान और अनुभव में आती हैं, वे मस्तिष्क में नई तंत्रिकाओं और रास्तों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का हिपोकैम्पस इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारी गलियों और रास्तों को याद रखना पड़ता है। इसी तरह जब हम खुशी महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का बायां फ्रंटल हिस्सा अधिक सक्रिय हो जाता है। इस समरी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पुस्तक इस बात की ओर इशारा करती है कि जिस तरह विज्ञान ने ब्रह्मांड को समझने के लिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बनाए, उसी तरह अब मस्तिष्क को समझने के लिए हमारे पास शक्तिशाली उपकरण हैं, जैसे एफएमआरआई, जिससे ये जानना संभव हो पाया है कि ध्यान, प्रेम और समझ जैसे गुण मस्तिष्क में कैसे काम करते हैं। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कैसे बौद्ध परंपराएं, जो ध्यान और आत्मनिरीक्षण में गहराई से प्रशिक्षित हैं, हमें दिखा सकती हैं कि मानसिक शांति और जागरूकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर मानसिक विकास और आंतरिक शांति की राह आसान बना सकते हैं। लेखक ये मानते हैं कि मस्तिष्क और मन की आपसी क्रिया इतनी गहरी है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, उसका आधार भी जैविक है। अगर मस्तिष्क किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए तो मन भी प्रभावित होता है। लेकिन चूंकि मस्तिष्क में बदलाव संभव है, इसलिए मन में भी बदलाव संभव है, और यही सबसे बड़ी आशा की बात है। इंसानी पीड़ा का कारण हमारे विकसित मस्तिष्क की कुछ रणनीतियां हैं, जैसे हर चीज को स्थिर बनाए रखना, सीमाएं खींचना, सुख को पकड़कर रखना और दुख से भागना। ये रणनीतियां जीवित रहने के लिए भले ही जरूरी रही हों, लेकिन आज के समय में वे चिंता, तनाव, दुख और असंतोष का कारण बनती हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ये पीड़ा मस्तिष्क की बनाई हुई है, वैसे ही इससे मुक्ति भी मस्तिष्क के जरिए संभव है। लेखक 3 मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं: शील, वर्चू, ध्यान, माइंडफुलनेस, और प्रज्ञा, विजडम। शील का अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को ऐसे ढंग से संचालित करना जिससे दूसरों और स्वयं को लाभ पहुंचे। ध्यान का अर्थ है अपने अनुभवों को पूरी जागरूकता से देखना और समझना। और प्रज्ञा का अर्थ है समझदारी से यह जानना कि कौन सी बातें पीड़ा देती हैं और कौन सी हमें शांति और खुशी की ओर ले जाती हैं। इन स्तंभों को मजबूत करने के लिए मस्तिष्क की 3 क्षमताओं, नियमन, रेगुलेशन, सीखना, लर्निंग, और चयन, सिलेक्शन, को विकसित करना आवश्यक है। जैसे जैसे हम अपने मस्तिष्क के इन कार्यों को सुधारते हैं, हम अपने अंदर गुणों को विकसित कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और एक जागरूक, शांत और प्रेममय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपने मस्तिष्क और मन के माध्यम से स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। हम जैसा बनने की चाह रखते हैं, वैसा बनने की क्षमता हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। जरूरत है तो बस सही दिशा, निरंतर अभ्यास और विश्वास की। जीवन में जितना सौंदर्य है, उतनी ही पीड़ा भी है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर दुख, चिंता, निराशा या तनाव का अनुभव करते हैं। ये दुख कभी गहरी पीड़ा के रूप में सामने आता है, तो कभी हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली बेचैनी की तरह, जैसे कि अधूरी इच्छाएं, अकेलापन या आत्मसंदेह। ये सब सफरिंग या दुख की परिभाषा में आता है। स्वाभाविक है कि हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं और इसके स्थान पर अधिक संतोष, प्रेम और शांति चाहते हैं। लेकिन किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है। यही सिद्धांत बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में भी मिलता है। दुख है, उसका कारण है तृष्णा, उसका निवारण है और एक मार्ग है जिससे हम इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्याय उस दिशा में एक वैज्ञानिक प्रयास करता है कि मस्तिष्क की बनावट और विकास ने इस दुख को कैसे जन्म दिया है। मानव मस्तिष्क में 3 बुनियादी रणनीतियां विकसित हुई हैं: स्वयं को दुनिया से अलग समझना,
स्थायित्व बनाए रखना और लाभ की ओर आकर्षित होकर हानि से बचना। ये रणनीतियां जीवित रहने में सहायक तो है, लेकिन इन्हीं के कारण हम बार बार असंतुलन में चले जाते हैं। हम खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, जबकि वास्तव में हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर, विचार, भावनाएं और जीवन घटनाएं सब किसी न किसी बाहरी तत्व से प्रभावित है। हमारा मस्तिष्क फिर भी बार बार एक झूठा भ्रम रचता है कि मैं स्वतंत्र और स्थायी हूं, और जब ये भ्रम टूटता है, जैसे मृत्यु, बीमारी, अकेलापन या असफलता के समय, तो हमें तीव्र मानसिक पीड़ा होती है। शरीर और मन दोनों लगातार परिवर्तनशील है, लेकिन हमारा मस्तिष्क स्थायित्व की खोज करता रहता है। हर बार जब कोई अस्थायी चीज टूटती है या बदलती है, मस्तिष्क को खतरे का संकेत मिलता है और ये बेचैनी, चिंता, डर और दुख के रूप में सामने आता है। हमारे अंदर की छोटी छोटी जैविक प्रणालियां भी संतुलन बनाए रखने के लिए जूझती रहती हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की आपूर्ति और पुनर्चक्रण की जटिल प्रक्रिया, जो हर पल जारी रहती है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर खतरे का संकेत भेजता है। ये संकेत ही मानसिक कष्ट बन जाता है। हमारा मस्तिष्क इतने अधिक और जटिल सिस्टम से बना है कि इनमें से कोई भी असंतुलित हो जाए तो दर्द, असंतोष या तनाव उत्पन्न होता है। ये सब इतनी सहजता से होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपने ही भीतर के तंत्र द्वारा संचालित एक नाजुक संतुलन पर जी रहे हैं। मस्तिष्क हर पल ये तय कर रहा होता है कि किस वस्तु, विचार या भावना को अपनाना है और किससे बचना है। ये प्रक्रिया कभी जरूरत से अधिक उत्तेजित होती है तो कभी बिल्कुल सुस्त हो जाती है, और दोनों ही स्थितियां मानसिक कष्ट को जन्म देती हैं। दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन में कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट तो अपरिहार्य है, जैसे हाथ जल जाने पर दर्द या किसी प्रियजन के खतरे में पड़ने पर चिंता। ये कष्ट पहले तीर है जो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन पहले तीरों पर अपनी प्रतिक्रिया से दूसरे तीर चलाने लगते हैं, जैसे चोट लगने के बाद गुस्सा करना या किसी की बेरुखी पर पुराने जख्मों को दोबारा जीना। अधिकतर समय हम अनजाने में बिना किसी पहले तीर के भी दूसरे तीर चला देते हैं, जैसे कोई तारीफ करे और हमें लगे कि हम इसके लायक नहीं हैं, या कहीं असुरक्षा महसूस करना जहां कोई खतरा नहीं होता। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शरीर के अंदर गहराई से उतर जाती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, विशेष रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल अक्ष, हमारे शरीर में तनाव को बढ़ाते हैं। जब बार बार ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो शरीर लगातार तनाव में रहता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, पाचन को बिगाड़ता है, दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ाता है और मानसिक रूप से चिंता और अवसाद को जन्म देता है। इन सबके बीच एक संतुलन का रास्ता है। हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो विश्राम और शांति लाता है, हमें संतुलन में रखता है। जब ये सक्रिय होता है, तब हम शांत, स्थिर और स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। असली समाधान अपने अनुभवों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें शांतचित्त होकर स्वीकार करने और उनके साथ काम करने में है। लेखक ये समझाते हैं कि आत्म जागरूकता और अभ्यास के जरिए हम धीरे धीरे पहले अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान सकते हैं, फिर उन्हें रोक सकते हैं और अंततः उनके उठने से पहले ही उन्हें बदल सकते हैं। ये एक अभ्यास की राह है जो हमें पीड़ा से मुक्ति, गहरी समझ और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। लेखक इसे अवेकनिंग की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें ध्यान, नैतिकता और बुद्धिमत्ता 3 मूलभूत स्तंभ है। छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से हम धीरे धीरे भीतर जमा नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं और अपने मन को करुणा, आनंद और अंतर्दृष्टि से भर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर उस भोजन से बनता है जो हम खाते हैं, वैसे ही हमारा मन उन अनुभवों से बनता है जो हम जीवन में प्राप्त करते हैं। हमारे अनुभव धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को आकार देते हैं और इसी से हमारा मानसिक दृष्टिकोण और भावनात्मक प्रवृत्तियां बनती हैं। इनमें से कुछ बातें हमें स्पष्ट रूप से याद रहती हैं, लेकिन अधिकांश अनुभव अवचेतन रूप में जमा हो जाते हैं, जिन्हें इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। ये यादें हमारी सोच, भावनाओं और आत्म छवि को प्रभावित करती हैं। समस्या ये है कि मस्तिष्क नकारात्मक अनुभवों को अधिक आसानी से पहचानता, संजोता और याद रखता है। ये एक तरह की नकारात्मकता प्रवृत्ति है। भली हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं ज्यादा हों, नकारात्मक अनुभवों की छाप गहरी और लंबी होती है। इससे हमारे भीतर निराशा, दुख
और तनाव की भावना बढ़ती जाती है। इसलिए हमें जानबूझकर सकारात्मक अनुभवों को संजोना और उन्हें भीतर तक आत्मसात करना सीखना चाहिए, ताकि मस्तिष्क का संतुलन सुधर सके। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक अनुभवों को केवल महसूस करना काफी नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से जीना और महसूस करना जरूरी है। यह एक अभ्यास है जिसमें हम अच्छी बातों को अपने भीतर उतारते हैं, जैसे किसी की तारीफ, सुंदर दृश्य, किसी लक्ष्य को पूरा करने की खुशी, और उस भावना को कुछ सेकंड तक अपने अंदर जीवंत बनाए रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं उस अनुभव को मजबूत करती हैं और वह स्मृति स्थायी बन जाती है। इसके अलावा सकारात्मक अनुभवों को हम पुराने दर्दनाक अनुभवों को शांत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई दुखद स्मृति उभरती है तो उसके साथ साथ किसी सकारात्मक भावना या सोच को जोड़ने से वह नकारात्मक स्मृति धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती है। यह मस्तिष्क की पुनर्निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हर बार जब कोई स्मृति दोबारा सक्रिय होती है तो उसके साथ नए अर्थ और भावनाएं जुड़ सकती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क उम्र भर सीखता और बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें, जैसे रोज कुछ अच्छा महसूस करना, अच्छे पलों को थाम कर रखना और कठिन भावनाओं में भी सकारात्मकता का संचार करना, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। हमें दुख से भागना नहीं है और ना ही कृत्रिम प्रसन्नता ओढ़नी है, बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों के बीच भी यह सीखना है कि कैसे खुद को आंतरिक रूप से पोषित किया जाए, कैसे हर छोटे सकारात्मक अनुभव को भीतर तक उतारा जाए ताकि वे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सके। यही अभ्यास अंततः शांति, संतोष और करुणा की भावना को जन्म देता है, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक अनुभव न सिर्फ हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि वे हमारे पुराने नकारात्मक अनुभवों को भी धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। जब हम किसी कठिन या दुखद स्मृति को याद करते हुए उसके साथ सकारात्मक भावना या विचार जोड़ते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में वह स्मृति फिर से संरचित होती है। इस प्रक्रिया में वह पुरानी नकारात्मक याद अब थोड़ी कम पीड़ादायक हो जाती है और उसमें सकारात्मकता घुलने लगती है। बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व की जड़ें होते हैं। यदि कोई पुरानी पीड़ा हमें बार बार परेशान करती है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत होती है। जब हम उन पुराने घावों पर सकारात्मक अनुभवों का मरहम लगाते हैं तो वे धीरे धीरे भरने लगते हैं। जैसे बगीचे में हम खरपतवार हटाकर सुंदर फूल लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता बोनी होती है। केवल अच्छा महसूस करना ही काफी नहीं है, बल्कि उस अनुभव को गहराई से आत्मसात करना जरूरी है। चाहे वो किसी का प्यार हो, कोई उपलब्धि हो या आत्मसंवेदना, जब हम उसे सचेत रूप से महसूस करते हैं और उसे अपने भीतर बसने देते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में नई संरचनाएं बनाता है। लेखक बताते हैं कि ध्यान हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे तनाव कम होता है, मानसिक शांति आती है और हमारा ध्यान, करुणा तथा सहानुभूति जैसी क्षमताएं बेहतर होती हैं। ये मस्तिष्क में ग्रे मैटर को बढ़ाता है, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को घटाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसके प्रभाव इतने गहरे होते हैं कि ये उम्र से होने वाली मानसिक क्षीणता को भी धीमा कर सकता है। ध्यान का अभ्यास सरल हो सकता है, बस बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, विचारों को बिना पकड़े बहने देना और हर उस क्षण को पूरी सजगता से महसूस करना। ध्यान सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठने तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिक अभ्यास है जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों से जोड़ता है और हमें अधिक जागरूक बनाता है। चूंकि मस्तिष्क हमेशा खतरे की खोज में रहता है, ध्यान से हम ये संकेत देते हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं, जिससे तनाव प्रतिक्रिया कम होती है और हम अधिक गहराई से एकाग्रता तथा अंतर्दृष्टि विकसित कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण सुरक्षा कभी नहीं मिल सकती, लेकिन हम अधिक सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, स्थान, स्मृति, विचार या भावना जो हमें मानसिक रूप से सहारा देते हैं, ये हमारे लिए एक ऐसा आधार बनाते हैं जहां हम कठिन समय में लौट सकते हैं और खुद को फिर से संतुलित कर सकते हैं। चाहे वो कोई प्रिय व्यक्ति हो, प्रकृति में सुकून का पल हो या कोई आध्यात्मिक विश्वास, इन शरणों के माध्यम से हम आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और आश्वासन ला सकते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से जैसे ब्रेन स्टेम, डेंसेफेलोन, लिम्बिक सिस्टम और कॉर्टेक्स मिलकर हमारी इच्छाओं, इरादों और प्रेरणा को संचालित करते हैं। निचले स्तर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं,
जबकि ऊपरी स्तर दीर्घकालिक सोच और नियोजन में संलग्न होते हैं। नीचे से ऊपर तक यह तंत्र एक साथ काम करता है, शारीरिक ऊर्जा से लेकर बुद्धिमत्ता और नैतिकता तक। विशेष रूप से दो हिस्से, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एमिगडेला, हमारी प्रेरणा का केंद्र है। एसीसी हमारे ध्यान, आत्मनियंत्रण और योजनाओं को संचालित करता है, जबकि एमिगडेला हमारे भावनात्मक और सहज प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इन दोनों केंद्रों का तालमेल ही हमारी संतुलित प्रेरणा की कुंजी है। सिर और दिल की साझेदारी। कभी कभी ये दो तंत्र एक साथ चलते हैं, जैसे कि जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए ठोस लेकिन संवेदनशील रूप से स्कूल से समर्थन लेने के लिए प्रयासरत होती है। वहीं कभी कभी ये विरोध में खड़े हो जाते हैं, जैसे किशोरावस्था में भावनाएं अक्लमंदी पर हावी हो जाती हैं। इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब वह लालसा या क्रेविंग में बदल जाती है, यानी जब हमें यह लगने लगता है कि बिना किसी चीज के हम अधूरे हैं, तब वह दुख का कारण बनती है। पर अगर इच्छा में करुणा, दया और आत्मनिर्भरता हो तो वह सुखद और उपयोगी बन जाती है। हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जगाए रख सकते हैं? सांसों की लय, शरीर की मांसपेशियों का तनाव और भीतर की दृढ़ता, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देते हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम इस शक्ति को महसूस करते हैं और उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं, तो वह सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं रह जाती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेखक ने एक ध्यान केंद्र के बोर्ड में 9 वर्षों तक सेवा दी और वहां के शिक्षकों के व्यवहार से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ये शिक्षक दूसरों की चिंताओं के प्रति करुणाशील थे, लेकिन जब अपनी बात रखते थे तो स्पष्ट और आत्मविश्वास से रखते थे, बिना झिझक या बहस के। यह खुलापन और स्पष्टता मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जहां प्रेम और समाधान दोनों मौजूद रहते थे। करुणा और आत्म आस्था मिलकर रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। करुणा में दूसरों के लिए चिंता होती है और आत्म आस्था अपने लिए सम्मान की रक्षा करती है। सच्ची करुणा तभी विकसित हो सकती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करें। इसके लिए आवश्यक है सहानुभूति, वो क्षमता जो हमें हम और वे के भेद को मिटाकर दूसरे के अनुभव को समझने में मदद करती है। सहानुभूति से रिश्तों में गहराई आती है और ये इस बात का भरोसा देती है कि सामने वाला आपकी भावनाओं और मंशाओं को समझता है। ये सिर्फ समझने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने ही स्वचालित मानसिक पैटर्न को रोककर पूर्ण जागरूकता के साथ किसी दूसरे के अनुभव में शामिल होना। हालांकि टकराव या लंबे संबंधों में सहानुभूति अक्सर खो जाती है। सहानुभूति की कमी विश्वास को कमजोर करती है और रिश्तों में समस्याएं पैदा करती है। बचपन में माता पिता से मिली अपर्याप्त सहानुभूति बच्चे में असुरक्षित लगाव पैदा कर सकती है। समाज में भी सहानुभूति की कमी शोषण, भेदभाव और हिंसा को जन्म देती है। सहानुभूति एक प्राकृतिक क्षमता है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मन में स्पष्ट इरादा रखना जरूरी है कि हम सामने वाले से सहानुभूति रखना चाहते हैं। शरीर और मन को शांत करके सामने वाले की उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करने से यह प्रक्रिया शुरू होती है। उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और आंखों की भाषा पर ध्यान देना सहानुभूति को और गहरा करता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि हम सामने वाले की आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं को समझने की कोशिश करें, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हर दिन हम 5 तरह के लोगों के लिए करुणा महसूस कर सकते हैं, जिससे हम ऋणी हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, एक तटस्थ व्यक्ति, एक कठिन व्यक्ति और स्वयं अपने लिए। यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब पीड़ा में एक हैं। जब हम इस जुड़ाव को महसूस करते हैं तो करुणा अपने आप उभरती है। बुद्ध की परंपरा में इसे बुद्धिमत्ता के कमल में करुणा का रत्न कहा गया है, जहां प्रेम और अंतर्दृष्टि एक साथ खिलते हैं। जब हमारा ध्यान स्थिर होता है तो हमारा मन भी स्थिर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी महसूस नहीं करते, बल्कि ये कि हम किसी भी भावना या विचार से बहकते नहीं, बल्कि हर क्षण में स्थिर और जागरूक रहते हैं। ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह होता है, जिस पर यह पड़ता है वही हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है और वही हमारे मस्तिष्क को आकार देता है। लेखक बताते हैं कि हम अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं, जैसे किसी भी अन्य मानसिक क्षमता को अभ्यास से निखारा जा सकता है। ध्यान की प्रक्रिया को समझने के लिए लेखक 3 मुख्य कार्यों को सामने रखते हैं: सूचना को बनाए रखना, नई जानकारी से अपडेट होना और उत्तेजना की तलाश करना। मस्तिष्क हमेशा इन तीनों जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क के वर्किंग मेमोरी हिस्से को एक ब्लैक बोर्ड की तरह समझा गया है, जहां बाहर से या स्मृति से आई जानकारी को रखा जाता है
और उस पर मानसिक कार्य किए जाते हैं। जब ये जानकारी हमारे लिए काफी रुचिकर और उत्तेजक होती है तो डोपामीन का स्तर स्थिर रहता है और हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित बना रहता है। लेकिन जब उत्तेजना कम हो जाती है या कुछ नया और महत्वपूर्ण दिखता है तो डोपामीन का स्तर बदलता है और मस्तिष्क गेट खोलकर नई जानकारी को अंदर लाता है। ये प्रक्रिया एक बंदर के उदाहरण से समझाई गई जो एक पेड़ पे केला खा रहा है। जैसे ही केले कम होने लगते हैं, ध्यान बंटने लगता है और मस्तिष्क नए स्रोत की तलाश में सक्रिय हो जाता है। या अगर कोई दूसरा बंदर पास आता है तो अचानक उत्साह, डोपामीन स्पाइक ध्यान को उस ओर मोड़ देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ लोग नई चीजों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, कुछ आसानी से विचलित हो जाते हैं और कुछ स्थिर ध्यान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आधुनिक जीवन जो अत्यधिक जानकारी और उत्तेजना से भरा है, इस संतुलन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। वीडियो गेम, शॉपिंग मॉल और सोशल मीडिया जैसे तत्व मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करते हैं, जिससे थोड़ी भी नीरसता असहनीय लगने लगती है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने ध्यान की व्यक्तिगत रूपरेखा को समझना चाहिए। अपने मस्तिष्क की प्रवृत्तियों को शर्म के बजाय सहानुभूति से देखें, फिर अपने कार्यों, परिवार और ध्यान की साधनाओं को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढालें। ध्यान की पारंपरिक विधियां अक्सर शांत वातावरणों में विकसित हुई थीं, लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली में हमें इन्हें अधिक व्यक्तिगत और व्यावहारिक बनाना होगा। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए हमें स्पष्ट इरादे रखने चाहिए। हर गतिविधि से पहले मन में यह भावना लाना कि मेरा मन स्थिर रहे, हमारे ध्यान को सजग बनाए रखता है। यदि हम जानबूझकर हर कुछ मिनट में अपने इरादे को फिर से दोहराएं, जैसे मीटिंग में बार बार खुद को केंद्रित रखने का लक्ष्य दोहराना, तो ये अभ्यास मस्तिष्क में नए स्थिर नेटवर्क बनाता है। सजगता को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए कुछ सरल उपाय भी सुझाए गए हैं। धीमा चलना, कम बोलना, एक समय में एक ही काम करना, सांस पर ध्यान देना और रोजमर्रा की गतिविधियों को ध्यान की घंटी की तरह उपयोग करना। भोजन करते समय यह सोचना कि वो अन्न कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ और किन किन लोगों ने उसे हमारी थाली तक पहुंचाया, हमें गहराई से जोड़ता है और एक तरह की विनम्र सजगता विकसित करता है। अंततः लेखक कहते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाकर, कम सुखों को छोड़कर गहरे सुखों को अपनाने से सजगता की गुणवत्ता और अधिक समृद्ध हो सकती है। ये सजग जीवन न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, बल्कि हमारे मन को भी स्पष्टता, स्थिरता और आनंद से भर देता है। ध्यान एक टॉर्च की तरह है, जो चीज वो रोशन करता है वही हमारे दिमाग में उतरती है और धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी बदल देती है। हमारा दिमाग ध्यान को 3 जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर चलाता है: जानकारी को बनाए रखना, जागरूकता को अपडेट करना और पर्याप्त उत्तेजना प्राप्त करना। ये सब दिमाग के भीतर एक तरह के मेंटल ब्लैकबोर्ड पर होता है, जहां पुरानी यादें, नई जानकारियां और विचार प्रक्रियाएं चलती हैं। जब तक ये प्रक्रिया संतुलित रहती है, हम फोकस बनाए रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उत्तेजना बहुत कम या बहुत अधिक हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है। ये प्रक्रिया डोपामीन नामक न्यूरोकेमिकल से नियंत्रित होती है, जो किसी चीज की नवीनता या मूल्य के आधार पर ब्रेन को उत्तेजित करता है। उदाहरण के लिए, एक बंदर जो पेड़ पर बैठा केला खा रहा है, जब उसे नया बंदर दिखे या केले खत्म होने लगे, तो उसके दिमाग में नया ध्यान केंद्र बनता है। इसी तरह हम भी ध्यान की स्थिरता और नवीनता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की ध्यान देने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग आसानी से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जबकि कुछ का ध्यान जल्दी भटकता है। कुछ को बहुत उत्तेजना चाहिए होती है, तो कुछ शांत वातावरण पसंद करते हैं। ये विविधता स्वाभाविक है और इसे समझकर ही हम अपनी ध्यान शक्ति को बेहतर बना सकते हैं। आधुनिक जीवन, जिसमें सूचनाओं की बाढ़ होती है और लगातार उत्तेजना मिलती है, हमारे ध्यान को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। ऐसे में थकान, तनाव, बीमारी या चिंता भी ध्यान को प्रभावित करती हैं। दैनिक जीवन में सजगता बढ़ाने के लिए छोटे अभ्यास उपयोगी होते हैं, जैसे धीरे चलना, कम बोलना, एक समय में एक ही काम करना, सांस पर ध्यान देना, लोगों के साथ शांत और सजीव उपस्थिति में रहना और रोजमर्रा की गतिविधियों को टेम्पल बेल की तरह सजगता की याद दिलाने वाला बनाना। खाने के समय ये सोचना कि खाना कहाँ से आया, कितने लोगों ने इसमें योगदान दिया, ये भी सजगता को गहराता है। जीवन को सरल बनाना और छोटी छोटी सुख सुविधाओं की जगह बड़े और स्थायी सुखों को प्राथमिकता देना,
यही सजगता की सच्ची राह है। लेखक बताते हैं, माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने ध्यान को नियंत्रित करने की क्षमता। ये वो स्थिति है जब आपका मन इस बात पर स्थिर रहता है कि आप क्या देखना, सोचना या महसूस करना चाहते हैं। जब ध्यान स्थिर होता है तो मन भी स्थिर, शांत और संतुलित होता है। ध्यान को एक टॉर्च की तरह समझा जा सकता है। जो भी चीज वो रोशन करता है वही हमारे मस्तिष्क और अनुभव का हिस्सा बनती है। इसलिए ध्यान पर नियंत्रण रखना अपने पूरे मानसिक जीवन को आकार देने जैसा है। हर व्यक्ति की ध्यान देने की आदतें और क्षमताएं अलग अलग होती हैं, जो उसकी प्रकृति, जीवन अनुभवों और संस्कृतियों से आकार पाती हैं। कुछ लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जबकि कुछ लोग घंटों किसी चीज पर केंद्रित रह सकते हैं। आधुनिक दुनिया जिसमें लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हमारे ध्यान को और अस्थिर बना देते हैं। सजगता या माइंडफुलनेस कोई एक ही तरीका नहीं है जिसे सबको अपनाना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें हर किसी को अपने अनुसार अभ्यास और तरीका चुनना होता है। ध्यान अभ्यास में इरादा रखना महत्वपूर्ण होता है, जैसे मैं पूरी तरह से इस क्षण में रहूंगा। ये इरादा बार बार दोहराने से ध्यान की शक्ति बढ़ती है। कुछ लोग अपने शरीर में किसी सजग व्यक्ति की उपस्थिति की कल्पना करते हैं ताकि वैसा ही अनुभव भीतर जाग सके। मूल बात यह है कि हमें अपने मन को समझकर प्रेम पूर्वक और धीरे धीरे उसके साथ सहयोग करना होता है, नॉट फोर्सफुली बट कंपैशनेटली। सजगता अभ्यास के लिए आत्मदया भी उतनी ही जरूरी है जितनी अनुशासन। और जब हम सजग होकर जीवन जीते हैं तो हम अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और मस्तिष्क की संरचना को भी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।